सकता है कि नहीं सकता। हेडिंग डाल देंगे सब बच्चे, इलास्टिसिटी। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी। सुनना सब बच्चे, अपने पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि हर सॉलिड मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बने, राइट। और सॉलिड्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या है बच्चों? बॉन्ड। क्या है उनके बीच में? बॉन्ड। और केज टाइप स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? केज टाइप स्ट्रक्चर है। अब ऐसा थोड़ा फील करके सोचना कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड की जगह किसको एज्यूम करिए? स्प्रिंग को एज्यूम करिए। किसको एज्यूम करिए? यानी कि जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग जैसा है। अब होगा क्या कि जब किसी भी सॉलिड पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और ऐसे इसको प्रेस करने की कोशिश करी, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन है वो किस कंडीशन में है? बढ़ने की कंडीशन में या कम होने की कंडीशन? तो सॉलिड के या किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस को अपोज करते हैं। क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस। यानी कि शुरुआत में ये इक्विलिब्रियम में थे दोनों, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स भी था। लेकिन जब मैंने या तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचा या जब मैंने इनको कंप्रेस किया, तो मैं इनके इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं तो इनकी लंबाई बढ़ रही है, और अगर कंप्रेस कर रहा हूं तो इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली मैं इनके इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा हूं? डिस्टर्ब। तो हर सब्सटेंस इस डिस्टरबेंस को क्या करता है बेटा? अपोज। क्या करता है? और अपोज कैसे करेगा बोलो? फोर्स लगा करके। क्या लगा करके? और वही अपोजिंग या रेजिस्टेंस फोर्स ही क्या कहलाता है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाता है? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? वो वापस से अपनी सेम इनिशियल पोजीशन को क्या करना चाहता है? रीगेन। जैसे स्प्रिंग के अंदर F बराबर kx होता है बेटा। स्प्रिंग खींचो तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर आता है? अंदर। कंप्रेस करो तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर आता है? बाहर। तो सेम ऐसे ही हर सब्सटेंस के अंदर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको किसकी तरह एज्यूम कर लो? स्प्रिंग की तरह। अपने आप आपको फील आएगा कि ये रीस्टोरिंग फोर्स आता कैसे। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। एक बच्चे ने कहा सर एनएलएम में रस्सी में टेंशन आने के पीछे का कारण भी यही था। क्यों आया था रस्सी में टेंशन? एक रस्सी का सिरा, मासलेस रस्सी है, उसका एक सिरा यहां रखा है, दूसरा सिरा मेरे हाथ में, मासलेस रस्सी है, मैं खींच रहा हूं इसको। बोलिए इसमें टेंशन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा टेंशन। रस्सी कैसी है? मासलेस है और दूसरा सिरा फ्री है। लेकिन अगर मैं एक सिरा बांध दूं इसका और जब मैं खींचू तो पहले क्यों नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि सर जब आप पहले खींच रहे थे तो रस्सी के मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन बढ़ने की कोई टेंडेंसी, लेकिन जब एक सिरा आपने फिक्स कर दिया तो आप रस्सी के बीच के मॉलिक्यूल्स की लंबाई को बढ़ाना चाहते हो। रस्सी क्या करती है? उसका सपोर्ट या अपोज, और उसी वजह से रस्सी में क्या प्रोड्यूस होता है? और यही टेंशन पर यूनिट एरिया क्या है? स्ट्रेस। उसी को किससे डिवाइड कर दो बोलो? पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रेस। और उसी टेंशन को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स लगाया, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ा। अब जब आप फोर्स हटा दोगे तो बॉडीज क्या करती हैं? कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो अपने शेप को क्या कर लेती है? कंप्लीटली रीगेन। और कुछ बॉडीज होती है जो परमानेंट क्या हो जाती है? डिफॉर्म। तो जो बॉडीज अपने शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लेती हैं ऐसी बॉडीज क्या कहलाती हैं? इलास्टिक बॉडीज। क्या कहलाती हैं? पर इलास्टिक बॉडीज के अंदर क्या होती है? इलास्टिसिटी। क्या होती है? अब क्या होती है इलास्टिसिटी वो भी सुनो, कि जब भी किसी बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो जितना ज्यादा फोर्सेस को अपोज करेगी वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इलास्टिक। यानी कि
It is a property of material by which it oppose any change in its shape and size. Repeat करो क्या लाइन बोली? It is a property of material by which it oppose any change in its shape and size, known as elasticity. और यही इलास्टिसिटी के कारण ही जब आप शेप को चेंज कर देते हो और छोड़ो तो वापस क्या कर लेगी अपने शेप को? रीगेन. ये भी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है. यानी कि जो जितना अच्छा अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स को, वो उतना ही अच्छा इलास्टिक हो, ना कि जो जितना ज्यादा खींचेगा. अरे बोलो बच्चों यार. तो यानी कि अच्छा, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, क्या उसके शेप और साइज में कभी चेंज आएगा क्या? वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगा. तो जितना ज्यादा आईएमएफ, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा ज्यादा ज्यादा. इंटरमोलिकुलर फोर्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा. तो मैंने जो जो टर्म्स का जिक्र किया, सबसे पहले टर्म का जिक्र किया मैंने रीस्टोरिंग फोर्स. आइए समझते हैं थोड़ा सा. मैंने क्या किया, एक रॉड के एक सिरे पे, बेटा इसके भी जितने भी सवाल बनते हैं जिस भी कैटेगरी के, सारे सवाल करेंगे यहां पर भी अपन. कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, नथिंग. इसलिए बस सुनना क्लास के अंदर अच्छे और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना. मैंने बॉडी पर फोर्स लगा बेटा, एफ एक्सटर्नल. जब मैं बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेट, बाहर खींच रहा हूं, मतलब सेपरेशन कम कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश. तो ये बॉडी इसको सपोर्ट करेगी, अपोज. तो अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, दैट इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स. और यही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रेस. अब क्योंकि आपने इस सिरे को फिक्स किया हुआ है, शब्दों को सुनना, क्योंकि आपने इस सिरे को फिक्स किया हुआ है, और रॉड को अपन कैसा कंसीडर करके चलते हैं? कुछ ना गिवन हो तो मासलेस, कुछ ना दे रखा हो तो क्या मानते बेटा? मासलेस. तो एट इक्विलिब्रियम, या मैं इक्विलिब्रियम के समय ऐसा बोल सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जब रॉड किस कंडीशन में, बोलो स्टैटिक. कैसी कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में है. विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द, ये क्या होती है इलास्टिक लिमिट? थोड़ी देर पहले मैंने भी समझाया था. इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिक लिमिट. उस रेंज तक जब तक आप फोर्स रिमूव करो, अपने शेप को क्या कर ले? रीगेन कर ले. डिफॉर्म होने के बाद इस तरीके से आप, जो मैं अभी तरीका बताऊंगा, उस तरीके से स्ट्रेस नहीं लिख पाओगे. यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट, यही आप इसका एफबीडी बनाओ. इक्विलिब्रियम होगा तो क्या बोलोगे? आगे वाले फोर्स बराबर पीछे वाले फोर्स, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है. यस और नो यार? तो यही एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा? बोल बेटा, एफ आई आर एफ के बराबर हो जाएगा. तो इसी स्ट्रेस वाले फॉर्मूले को आप क्या लिख पाओगे? बोल, एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया. लेकिन ऐसा कब? इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, टेंशन कैलकुलेट करेंगे. एनएलएम में टेंशन हमें निकालना आता है बच्चों यार, निकाल लेंगे टेंशन. ये टेंशन ही तो है सर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, और कुछ नहीं. डिवाइडेड बाय क्या करना है अपने को? एरिया. स्ट्रेस मिलेगा. अच्छा, यहां पर अगर यूनिट की बात करें कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां तक किसी को कोई डाउट? अब छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनको लिखना बहुत जरूरी है ताकि शब्दों का अंतर पता चले. राइट. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रीस्टोरिंग फोर्स. जैसे मैं बोलूं वैसे ही लिखना है. पहले हेडिंग डालेंगे रीस्टोरिंग फोर्स. हेडिंग डाल दी ना, इलास्टिसिटी चैप्टर हो गया, स्टार्ट हो गया. समझ गया बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स में लिखिए, when we applied external force, when we applied external force on an object, when we apply external force on an object, then an internal resistance force produce, then an internal resistance force produce which oppose the changes, जैसे स्प्रिंग में होता था, which oppose the
changes and this force is called restoring force. This force is called restoring force. इसके बाद इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखिए. Elasticity, it is a property of material. It is property of material by which it oppose any changes in its shape and size, by which it oppose any changes in its shape and size and recover its original state after removal of force. तो जो जितना ज्यादा अपोज करेगा, अपोज कौन ज्यादा करेगा? जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होंगे बेटा? ज्यादा. जिनमें जितने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी. इसीलिए बोला जाता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. अपन ऐसे नहीं समझे कि जो जितना ज्यादा अपोज कर रहा है वो उतना ज्यादा इलास्टिक है, जो ज्यादा खींचने की बजाय. आपने दो बॉडी ली, दोनों पर 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाया. एक की लंबाई तो 2 mm बढ़ गई, लेकिन दूसरे की लंबाई बढ़ी नहीं रही है. तो कौन ज्यादा इलास्टिक है? जिसकी लंबाई बढ़ी ही नहीं सर, वो ज्यादा इलास्टिक होगा. तो एक बच्चे ने कहा कि सर रिजिड बॉडी तो फिर हाईएस्ट इलास्टिक बॉडी होगी, क्योंकि रिजिड बॉडी में दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन कभी बदलता. पर फिर अपन ऐसा भी बोलते थे कि आइडियल रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है. मतलब 100% रिजिड तो नहीं हो सकती, किसी ना किसी फोर्स में तो चेंज होगी. यस और नो यार? लेकिन हाँ, फॉर एन एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जो हाईली रिजिड होगी बॉडी, उसमें इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा. ये लिख लीजिए लाइन. इलास्टिसिटी, जिसमें जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा. स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. फिर हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रेस. हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रेस. ये बोर्ड पे लिखा है, लिख दीजिए. स्ट्रेस को किससे मतलब है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स से या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स? और सर मैं मन में समझने के लिए इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को टेंशन मान लूं क्या? बिल्कुल परफेक्ट. तो फिर सर कब लिखेंगे एफ एक्सटर्नल बराबर आई आर एफ? जब इक्विलिब्रियम होगा तभी बोल पाऊंगा सर. कोई और कंडीशन होगी तो सर कंडीशन के अकॉर्डिंग सवाल बनाऊंगा. अब वो जितनी भी कंडीशन होगी इन सब पे अपन न्यूमेरिकल में चर्चा करेंगे. तीन तरीके के स्ट्रेस होते हैं बेटा. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे लिखा जाता है सुन ले सब बच्चे. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में अच्छा एक बात बताइए, जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो केवल ऐसे परपेंडिकुलर होगा या किसी भी एंगल पे प्रोड्यूस हो सकता है? किसी भी एंगल पे हो सकता है. तो मान लेते हैं ऐसे प्रोड्यूस हुआ, राइट? तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. क्या प्रोड्यूस करेगा?
और इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि सरफेस की क्या हो पैरेलल, वो प्रोड्यूस करेगा अपना शेयर स्ट्रेस। क्या प्रोड्यूस करेगा? शेयर स्ट्रेस। यानी कि जब नॉर्मल स्ट्रेस आप लिखते हो तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर? क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। और इसी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के दो पार्ट होते हैं, सुन लो एक बार फिर लिख लेना ये पूरा ईवन। यहां तक लिख चुके हो क्या? तो यहां तक तो लिखो बे। विद इन द इलास्टिक लिमिट में ही आप बोल पाते हो एफ एक्सटर्नल बराबर एफ आई आर एफ। अगर इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई तो उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। उस समय आई आर एफ की वैल्यू अलग होगी, समझ गए? मतलब उस समय ऐसा होता है कि जब एक आप ब्रेक इवन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद आप फोर्स मत लगाओ, कम फोर्स लगाओ, फिर भी बॉडी टूट जाती है, तो उस समय एफ एक्सटर्नल एफ आई आर एफ के बराबर नहीं होता। इसलिए शब्द लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इधर देखेंगे सब बच्चे, एफ परपेंडिकुलर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब तक तो लिख लिया होगा भाई। अगर नहीं लिखा तो बैठे रहे बेटा, है ना? हाँ यार, इसमें भी दो टाइप होते हैं बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या, सुनना सब बच्चे। अगर बॉडी पर लगाया गया नॉर्मल फोर्स इसकी लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? टेंसाइल इन नेचर। यानी कि आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन को कम कर रहे हो या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल होगा। और अगर यही फोर्स कंप्रेसिव इन नेचर हो जाए, यही फोर्स कैसा हो जाए बोल बेटा? कंप्रेस करे इसको, कंप्रेस यानी कि लंबाई को कम करने की कोशिश करे, तो यही क्या कहलाएगा बोल बेटा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला आज भी वही है, बोल बेटा एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन अगर वो खींच रहा है तो टेंसाइल और कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों। अब सुनो एक मिनट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी सुनो, फिर अब ये पूरा एक साथ लिखना आप लोग। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अगर किसी बॉडी के हर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया जाए, मतलब एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए बॉडी का, उसके हर पॉइंट पर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर फोर्स अप्लाई कर दी जाए परपेंडिकुलर, तो वो बॉडी का लेंथ बदलेगा, एरिया या कंप्लीट वॉल्यूम। और इस समय जो अपोजिशन क्रिएट होगा बॉडी के अंदर, भाई अपोज करेगी ना इसका यार, ये तो केवल एक दिशा में, सब दिशा से, सब दिशा से। अरे यस और नो यार, ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। और इस समय जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, वो क्या कहलाएगा बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को लिखने का भी तरीका वही रहेगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। लिखने का तरीका वही है। फिर इसमें और उसमें क्या अंतर है बोलो ना? इसमें आपने बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगाया है, बोलो रे। और इसमें आपने बॉडी के हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया। सर इसका थोड़ा कोई एग्जांपल, तो मैंने कहा बॉल को पानी के अंदर इमर्स कर दे, तो पानी केवल एक तरीके से एक एक डायरेक्ट मतलब एक ही जगह से फोर्स लगाएगा सब दिशाओं से, उससे बॉल प्रेशराइज हो जाएगी। उसको तो प्रेशर बोलते हैं अपन, यस और नो यार? जो फ्लूइड के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और कुछ नहीं, यही प्रेशर बन जाएगा। लिक्विड के अंदर इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैं क्या बोलूंगा बेटा? प्रेशर बोलूं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और इसमें अंतर समझ में आ गया सभी को यार? ये केवल एक पॉइंट पे लगा, और ये बॉडी के हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया सब जगह लगा हुआ है, राइट? तो ये बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा बोलो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो लिख लेना इसके अंदर, इफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, पहुंच जाओ पहले यहां तक।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही फ्लूइड के अंदर क्या बनेगा बोल बेटा, यही प्रेशर होगा। इट इज जस्ट लाइक प्रेशर। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ईच एंड एवरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन एरिया। डीए वाले एलिमेंट बना लिए बेटा अपन ने पूरी बॉडी पे, और उस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर लिया सेम अमाउंट। तो बॉडी किसके अंदर आ जाएगी बोलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में? बॉडी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आ जाएगी। आप फोर्स लगाओगे, ये बॉडी उसका क्या करेगी बोलो, अपोज। उसकी वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा बोलो, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद देखना सब बच्चे, शेयर स्ट्रेस कैसे लिखा जाता है, सुनना सब। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में अपन ने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया था, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ लो सब बच्चे शेयर स्ट्रेस को। आप ये सरफेस है राइट बॉडी की, अगर बॉडी की सरफेस के पैरेलल फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, और अगर पैरेलल फोर्स लगा रहे हो, शेयर स्ट्रेस। क्या आएगा बोल बेटा, शेयर स्ट्रेस। तो ये मैंने इस सरफेस, ये ऊपर वाली जो सरफेस है इस पे फोर्स लगा दिया पैरेलल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, ए। तो शेयर स्ट्रेस को लिखने का तरीका होगा, शेयर स्ट्रेस बराबर होगा एफ पैरेलल पर यूनिट एरिया। एफ पैरेलल का मतलब क्या है बोलो, फोर्स विच इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा एरिया कौन सा वाला लोगे, जो जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है। जैसे मान लो, सुनना सब बच्चे, टेंजेंशियल फोर्स मैंने इस सरफेस पे लगाया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये लेगा या जिस पे फोर्स लग रहा है। मान लो इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ गए सब बच्चे यार, एरिया वही वाला आएगा जिस पे फोर्स लगा है, कंफ्यूज मत होना। और एरिया कौन सा, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और हर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाइप ऑफ स्ट्रेस तीन ही होते, लेकिन एक स्ट्रेस पर और चर्चा की जाती है, दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस। दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, और शेयर भी हो सकता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है बेटा, समझना सब बच्चे, किसी भी मटेरियल की अगर अपन चर्चा करें तो हर मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ही बताता है कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बिना टूटे बेयर कर सकती है। भाई अपन को पता है कि अगर अपन बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली तो बॉडी ब्रेक हो ही जानी है ना बेटा। तो अच्छा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेसेस आएंगे बॉडी के अंदर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है बोलो सब बच्चे, मैक्सिमम, या फिर उल्टा बोले कि कितना मिनिमम स्ट्रेस अप्लाई करे जिससे बॉडी जस्ट ब्रेक हो जाए। अरे बोलो बच्चों यार, मैक्सिमम कितना लगाएं जिससे ब्रेक ना हो, या मिनिमम कितना लगाएं जिससे बॉडी जस्ट ब्रेक हो जाए। समझ गए सब बच्चे, मिनिमम कितना लगाएं जिससे बॉडी जस्ट ब्रेक हो जाए। और ब्रेकिंग स्ट्रेस को लिखने का तरीका क्या होगा वो सुनना सब बच्चे। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज व्हाट, ब्रेकिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया, और ब्रेकिंग फोर्स ही एफ मैक्सिमम होगा जो कि बॉडी बेयर कर सकती है। ब्रेकिंग फोर्स कौन, कितना फोर्स मैक्सिमम बॉडी बेयर कर सकती है, दैट इज पर यूनिट एरिया। सो लिखें इसकी डेफिनेशन, ब्रेकिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस that an object can bear, maximum stress
that an object can bear. और दूसरी डेफिनेशन बोलो, minimum stress required to just break the body, right? To just minimum stress required to just break the object. अब समझना सब बच्चे, जैसे अगर मान लेते हैं कि सारी बोन्स का क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी सारी बोन्स का कंपोजिशन सेम है, और ऑलमोस्ट जो बोन्स के अंदर कंपोजिशन है वो मेन कौन है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है बच्चों? तो मान करके चलते हैं कि सारी बोन्स का कंपोजिशन क्या है बच्चों, सेम। तो चाहे बोन्स कितनी ही मोटी हो, चाहे कितनी ही पतली हो, चाहे उनकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, चाहे उनकी लेंथ कम हो, उन सभी का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस इन पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन पहला मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, सेम। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बोलो, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है बेटा, तो बोलो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम हो जाएगी? यही बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बॉडी, यही बताती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है बॉडी में, बिना टूटे कितना मैक्सिमम बियर कर सकती है बॉडी। अरे बोलो बच्चों यार। और तीसरा है इम्प्योरिटीज। तीसरा क्या है, इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज अलग अलग तरीके की होती है। जैसे आपको पता हो कि प्योर गोल्ड के अंदर जब इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है तब जाकर के वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। अरे बोलो ना यार। तो इम्प्योरिटीज मिलाने पर कहीं कहीं जगह पे कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जिनको मिलाने पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने की जगह बढ़ जाते हैं, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गए तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी कि अब आप उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाने होंगे, और वो मैक्सिमम स्ट्रेस बेयर, मतलब उसके जो सहने की क्षमता होगी, स्ट्रेस सहने की क्षमता, वो ज्यादा होगी, राइट बेटा? So breaking stress depends on material, temperature, impurities, but it does not depends on, किस पे डिपेंड नहीं करेगी? It does not depends on breaking force, cross section area and length of the object. कुछ भी लंबाई हो, कुछ भी उनका क्रॉस सेक्शन एरिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रेकिंग स्ट्रेस को। फॉर एन एग्जाम्पल, सवाल का जवाब देना। एक रॉड थी, रॉड की लंबाई थी L, ब्रेकिंग स्ट्रेस है S, और हमने क्या किया, अच्छा चलो ये इसके बाद पूछना ताकि ब्रेकिंग फोर्स पे भी कमेंट कर देंगे। सेम ऐसे एक और कहानी है सब बच्चे सुनना। मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, या एक टुकड़ा ले लिया मैंने L/4 और दूसरा टुकड़ा क्या ले लिया मैंने 3L/4, दो टुकड़े कर दिए इसके। और क्रॉस सेक्शन एरिया तो ऑब्वियस ही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़े ना बदलेगा बेटा, सेम रहेगा। तो आपको कमेंट करना है कि अगर इसमें ब्रेकिंग स्ट्रेस F है, S है, और ब्रेकिंग फोर्स F है, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो कितना है बोल बेटा, S, और ब्रेकिंग फोर्स कितना है, F, तो बताइए यहां पर ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग होगा या सेम होगा? सर सेम होगा, उससे कोई फर्क? सर एक बच्चे ने कहा सर ब्रेकिंग स्ट्रेस तो सेम होगा, साथ के साथ ब्रेकिंग फोर्स भी क्या होगा? क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स ढंग से देखो, ढंग से देखो, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स यहां से निकालो, कितना निकलेगा बोल बेटा, ब्रेकिंग फोर्स कितना निकलेगा? ब्रेकिंग फोर्स कितना आ जाएगा बोल बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। यानी कि ब्रेकिंग फोर्स भी लेंथ पे डिपेंड, लेंथ कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए सब बच्चे? लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन यहां पे लिखेंगे ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन, ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा बोलो, ब्रेकिंग स्ट्रेस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करेगा। बट अगेन, बट ब्रेकिंग फोर्स ऑल्सो, नॉट ऑल्सो क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि वो भी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ऑल्सो, ऑल्सो नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, ब्रेकिंग फोर्स भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता।
ब्रेकिंग स्ट्रेस को भी लेंथ से लेना देना नहीं है, इसको भी लेंथ से कोई लेना देना है। मटेरियल बदलोगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस बदलेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बदलेगा तो ब्रेकिंग फोर्स बदल जाएगा, समझ आती है बात। लेकिन एरिया बदलने पे ब्रेकिंग स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता, बट ब्रेकिंग फोर्स में चेंज आता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस का रेशो बताना है आपको और ब्रेकिंग फोर्स का रेशो बताना है। तो पहले वाले का रेशो तो क्या आ जाएगा बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस को कोई लेना देना डायमेंशन से नहीं, 1:1 ही आएगा सर। मटेरियल सेम तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम। फिर बदलेगा क्या बोलो, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स किसके बराबर होता है बोल बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। और दोनों जगह ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग या सेम है बेटा, सेम है। तो अलग क्या है बोल बेटा, जितना ज्यादा एरिया होगा, जितनी मोटी बोन होगी उसको तोड़ने में उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए सब बच्चे, लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A1 ये तो दोनों सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 1:2। क्रॉस सेक्शन एरिया एक का ए दे रखा है, एक का 2A दे रखा है। एक रॉड के लिए ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन है, रेडियस है R और लेंथ है L। इफ ऊपर वाली जो रॉड थी उसकी लेंथ को कितना कर दिया, हाफ, और रेडियस कितनी कर दी, डबल। तो बताइए ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। लेंथ से कोई लेना देना है क्या अपने को, किससे लेना देना है, तो एरिया कितना गुना हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया रॉड का क्या लिया जाता है, πr²। रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया πr²। तो रेडियस R से 2R करा दी, सो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो गया बोलो, 4 टाइम्स। तो फोर्स भी क्या लगेगा बोलो, 4 टाइम्स। सो आंसर कितना आएगा बोलो। तो फिर सेम क्या रहेगा दोनों में, क्या सेम रहेगा दोनों में, ब्रेकिंग स्ट्रेस।
अरे आया क्या आंसर? सो 40 अपॉन एफ मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा बोलो? एरिया, और एरिया इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? 1/4। सो एफ मैक्स कितना आ रहा है बोलो? 160 न्यूटन। सीधा भी समझ आ ही रहा है आपको यार ये, राइट? लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख लेना सब बच्चे इसमें, मैं जो बोल रहा हूं। A stone is revolving in horizontal circle. डेटा लिख दिया है मैंने। A stone is revolving in horizontal circle with using wire, find out maximum angular speed with which stone can revolve without breaking the wire. Without breaking the wire. 3 kg का स्टोन है, वायर की लंबाई 40 सेंटीमीटर, और ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे को तो एक बात बताओ बच्चों, रस्सी में टेंशन कितना प्रोड्यूस है? अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया देना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, रस्सी में टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे बोलो भाई, कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है तो टेंशन किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस गिवन है आपको। यार ये तो सब बच्चे सॉल्व करो क्वेश्चन यार, रुको मत इसमें कोई भी बच्चा है। सो 3 इंटू 10⁸ फोर्स कितना आएगा बोल बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय ए। अबे सवाल को करने के लिए 5-5 10-10 मिनट नहीं देने होंगे भाई, जितना समय दे रहा हूं उतने समय में सवाल बनाने की कोशिश करा करो। एम 3 ओमेगा स्क्वायर निकालना है, आर कितना है बोलो? 40 इंटू 10⁻⁻², और एरिया कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻4। 3 से 3 कट गया बेटा यार ये। अब ये हो गया अपना 10⁻6, सॉरी 10⁻2, और ये हो गया 10⁻6, यानी कि 10 की पावर कितना रह गया? 5। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? कितना आ जाएगा ये? यहाँ आ जाएगा अपना 10⁻⁻4, या आ जाएगा 10⁻2, आ जाएगा 10⁻6, यानी कि 40/10⁻6। अरे बोलो भाई, उल्टा लिख दिया, सॉरी 10⁻6/40, 10⁻6/40, यानी कि ये आ जाएगा 10⁻5/4, और उसमें भी क्या आ जाएगा बोल बेटा? √। तो 10⁻4 का 10⁻2 तो बाहर आ जाएगा, राइट? और ये आ जाएगा 10⁻2 यानी कि 50/2 आएगा ना, और अंदर क्या आ जाएगा? √10 रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व कर लेना। 10⁻5 में 10⁻4 का 10⁻2 बाहर, राइट? 4 का 2 बाहर, तो 50 अंदर रह गया 10। एक लिफ्ट है, लिफ्ट का मास है 500 kg, और लिफ्ट का अपवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है
5.2 meter per second square and it is connected with a cable and breaking stress in the cable is 3 by pi into 10 to the power 8 Newton per meter square. Find out minimum radius of the wire. Minimum radius of the wire minimum radius of the wire so that lift can accelerate upwards safely. Lift can accelerate upwards safely. आप देखोगे आप लगातार एक ही क्वेश्चन फॉर्मूला लगा रहे हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मुझे तो रस्सी में फोर्स बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, mg या mg प्लस ए। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही तो रस्सी में टेंशन कितना आएगा, बोलो mg प्लस ए। और ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको गिवन है तो रख दीजिए सब डेटा यार। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 3 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर 8 mg प्लस ए 500। g की वैल्यू ले ले 9.8। सर क्यों ले 9.8? डेटा देख 5.2 दे रखा है तेरे को, ये तो इतना चमकना चाहिए। और रेडियस क्या, एरिया क्या होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई हो गया कैंसिल आउट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 15 अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 से ये 5 बार कट जाएगा बेटा, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का 5 बाहर आएगा और 10 की पावर -8 बन जाएगा ये, फिर 10 की पावर 2। 10 की पावर -6 का क्या लेना होगा, अंडर रूट, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -3 दैट इज 5 मीटर आएगा ना बेटा। तो 10 की पावर -3 हटाओगे तो रेडियस कितनी आ रही है, 5 mm। ये 5 mm क्या रेडियस है, क्या समझाना चाह रहा है ये, कि कम से कम इतनी रेडियस तो होनी चाहिए उस तार की। इससे कम हो गई तो ब्रेक होना ही, इस पे भी जस्ट ब्रेक हो जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू इससे तो एटलीस्ट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए सब बच्चे? एक्चुअल में जितनी भी लिफ्ट गिरती है, गिरने के केसेस होते हैं वो यहीं आकर के खत्म हो जाती है। वो कैलकुलेशन से ज्यादा लिखा रहता है ना, लिफ्ट के अंदर मैक्सिमम इतने पैसेंजर जा सकते हैं, वो सेफ्टी से ट्रेवल, जो क्योंकि वायर तो फिक्स है जो लग गया बेटा वहां पे, उसके अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर दिया जाता है, वो एम मास कैलकुलेट। उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, रेडियस पता है, रिवर्स कैलकुलेशन करके पता लग जाएगा कि इससे ज्यादा मास नहीं होना चाहिए। लिखे बेटा सवाल, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर इज 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर इज 6 इंटू 10 टू द पावर, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल की उतनी कर लो, क्योंकि ये भी वन ऑफ द चैप्टर है जो बाकी जगह इस्तेमाल नहीं होता। यहीं पे ही जितने सवाल आपको करने, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, मेथड अपने आप समझ आ जाएंगे। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है बोलो, 6 इंटू 10 टू पावर 8। डेंसिटी ऑफ वायर इज, डेंसिटी ऑफ वायर इज 3 इंटू 10 की पावर 6 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वायर इज 3 इंटू 10 की पावर 6 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड आउट maximum length of the wire, maximum length of the wire find out maximum length of the wire so that
it may not break due to its own weight, may not break due to its own weight. वर्टिकली हैंगिंग है वायर, समझ गए बच्चों? अच्छा, वर्टिकली हैंगिंग है तो लोड कितना होगा इस पे? ड्यू टू इट्स ऑन वेट मतलब mg। खत्म। लेंथ कैसे लाएंगे बच्चों? लेंथ कैसे लाओगे बोलो? डेंसिटी, सॉरी लेंथ की बात करो, सॉरी मास कैसे लाओगे? यहाँ पे मास थोड़े ना दिया हुआ है आपको। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस, लेंथ चाहिए ना आपको, तो कैसे लाओगे लेंथ? सो एफ मैक्स कितना होगा बोलो बेटा? mg इंटू एरिया। सर मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में से निकल के आएगी क्या? लेंथ। ए से ये कट जाएगा, जरूरत ही नहीं एरिया की। ब्रेकिंग स्ट्रेस 6 गुणा 10 की घात 8, और डेंसिटी कितनी? 3 इंटू 10 की पावर 6। लेंथ हमको चाहिए, और जी की वैल्यू कितनी? 10। सो ये 10 की पावर 7, क्या 10 रह जाएगा यहाँ पे? अरे 20 मीटर। क्या आंसर आया? 20 मीटर। तो ये तो हमने जितना भी खेल खेला वो किसको देख करके? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। आइए थोड़े नॉर्मल सवाल देखें जिनमें नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पे चर्चा होती है, और उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सुनना सब बच्चे। एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड की इस सरफेस पे 100 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री पे लगाया हुआ है। बेटा बातचीत मत कर थोड़ी देर यार, तू अभी सवाल करते जा, तेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस सही उतने क्वेश्चन है, और ऐसे ही सीखेगा। और आराम से सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शियर स्ट्रेस। अपने पास है ना बेटा टोटल मिला करके 5 चैप्टर का बर्डन है अभी। सर 5 चैप्टर, एक ही तो बच रहा है। एक ही है लेकिन इसमें 5 पार्ट है इसके। इलास्टिसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। सवाल सभी सीखोगे सारे क्वेश्चन से, प्रैक्टिस करते जाओ। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस को किससे लेना देना? किसके परपेंडिकुलर? किस, कौन सा वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे फोर्स लग रहा है? करिए सो। सीखना है, ट्राई करो सवाल। 100 cos 37 80, और 100 sin 37 60। cos 37 4/5 होगा बच्चों। सॉल्व करोगे तो 80, सेम ऐसे ये 3/5 होगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? परपेंडिकुलर। कितना है? 80। अरे इसका सरफेस एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो बताइए। ये 2 और ये 3, यही तो है 6 मीटर स्क्वायर। तो 20/3 न्यूटन, सॉरी 40/3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर स्ट्रेस के लिए कौन सा कंपोनेंट लेगा बेटा? पैरेलल टू द सरफेस। 60/6 10। क्या एरिया बदलेगा क्या यार? सर एरिया तो वही वाला लेते हैं जिसपे फोर्स लग रहा है। छोटे छोटे पॉइंट्स में जवाब देना। इधर देख, ये लगाया, ये एक रॉड ली, फोर्स लगाया F, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। बोलो स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू बोल। तू तो कितना है? परपेंडिकुलर, ये तू तो बोल, दिमाग लगा फटाफट से। F/A। इसने कहा कि एक रॉड हमने ली सेम टू सेम, इधर भी फोर्स लगाया F और इधर भी फोर्स लगाया F। बोलो स्ट्रेस अभी भी कितना होगा? F/A। एक बच्चे ने कहा कि सर ये इसका FBD है। अरे भाई साहब, और यहां से हमें ये समझ में आता है कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स से उतना लेना देना नहीं है सर, मुझे तो इसमें मौजूद टेंशन से लेना देना है।
और आप इसके किसी भी पॉइंट का एफबीडी बना दो, रॉड नहीं दे रखी तो मासलेस मानेगा, तो मासलेस है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो अगर आगे एफ लगाए तो टेंशन भी कितना होगा, एफ। यहां भी टेंशन कितना है, एफ। यहां भी टेंशन कितना है, एफ। दोनों जगह टेंशन एफ, तो आंसर अलग क्यों आएगा फिर? तो इधर इधर वाले फोर्सेस से मुझे लेना देना, मैं तो टेंशन निकालूंगा और आंसर बता दूंगा। बोल बेटा। मतलब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, पुली दे दे, इधर 3 kg, इधर 2 kg, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दे, या इसकी रेडियस भी ले ले तू, तो रेडियस भी ले तू, तो रेडियस ले ली अपने को 2/π सेंटीमीटर, 2/π सेंटीमीटर। बोला बताइए वायर में स्ट्रेस, स्ट्रेस बताइए। बोलो स्ट्रेस को किससे लेना देना, एक्सटर्नल फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स? और रीस्टोरिंग फोर्स के टेंशन ही होगा क्या? खड़ाखड़ उत्तर बोल। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 30 - 20/5, 2 आएगा। और 3 वाला किधर जाएगा बोल बेटा, नीचे, mg - a। अरे टेंशन, एक्सेलरेशन 3g - 2g/5, तो जी कितना आ जाएगा, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ये किधर जा रहा है बोल बेटा, नीचे। अच्छा टेंशन कहीं से भी निकाल लो सर, 24 आ जाएगा यार ये। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, फोर्स पर यूनिट एरिया। 24 बाय एरिया क्या लोगे बोलो, πr²। एक पाई और बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो 2/π इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, πr²। तो आंसर आ जाएगा 6π इंटू 10⁻⁴/4। अरे कट गया ना ये तो यार, Nm/m²। नहीं आया क्या? 6π इंटू 10⁻⁴, कैलकुलेशन करनी है बस, नथिंग एल्स। एक इलस्ट्रेशन है अपने मॉड्यूल में ये, इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है F, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और आपसे पूछा है फाइंड आउट नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस, फाइंड आउट नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस ऑन शेडेड एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेस ऑन शेडेड एरिया। आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, सब ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये बताओ, जिसका जिस पे कौन सा वाला एरिया लिया जाता है डिवाइड करते सब, जिस पे फोर्स लग रहा हो बेसिकली, या जिस पे स्ट्रेस पूछ रहा है। अच्छा इस तो शेडेड रीजन पे पूछ रहा है, तो मेरी बात सुन, तुझे तो ये वाला एरिया गिवन है, तेरे से तो ये पूछा जा रहा है। अरे बोलो बच्चों यार, तो ये एंगल कितना है बोल बेटा, थीटा। तो वैसे तो वेक्टर ड्रॉ करके, एरिया वेक्टर ड्रॉ करके बनाना चाहिए,
बट वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बेस पता है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, कॉस थीटा। सो पहली बात तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, दैट इज ए बाय कॉस थीटा। पहला टास्क क्या है, ए डैश बराबर ए बाय कॉस थीटा। नाउ अब इस जगह पर लगने वाला फोर्स कितना है सर, इसको वेक्टर को, क्योंकि मासलेस से पैरेलली शिफ्ट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर्स कोई सा भी चलेगा या डिपेंड करेगा कौन सा स्ट्रेस निकाल रहे हैं, बोलो तभी तो सीखोगे। कौन सा स्ट्रेस निकालो, नॉर्मल स्ट्रेस अगर निकालोगे तो कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए होगा, परपेंडिकुलर। पर अगर शियर स्ट्रेस निकालोगे तो कौन सा, पैरेलल। अब कंपोनेंट कैसे करें, कंपोनेंट करने के लिए तो एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल कितना था बेटा, देख लो सब बच्चे, कंपोनेंट सीखना, ये एंगल और ये 90, तो ये कितना, तो ये कितना, थीटा। तो ये कितना आ गया बोल बेटा, एफ कॉस थीटा, और ये कितना आया बोल बेटा, एफ साइन थीटा। अब बस सवाल हो चुका कंप्लीट, एरिया भी पता चल गया सर मुझे, और फोर्स भी पता चल गया मुझे। अब मुझसे पूछा गया था नॉर्मल स्ट्रेस, बोलो नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है, परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया, कर दे, डिवाइड कर दे बेटा, एफ कॉस थीटा बाय ए बाय कॉस थीटा। सो आंसर कितना आएगा, एफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए। ऐसे शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल, एफ साइन थीटा अपॉन ए बाय कॉस थीटा। सो आंसर विल बी एफ साइन थीटा कॉस थीटा बाय ए। क्या इसको साइन 2 थीटा बना सकते हैं क्या, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। एक बार पेज पलट लो, सारे सवाल देख लो एक बार कंप्लीट आज के। तो क्या अभी अगले टॉपिक पे चलेंगे ना गधे, ये इसके बाद हेडिंग डालेंगे सब बच्चे, स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होगा बोलो, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज अलग अलग, आप यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन लिखोगे, अलग अलग स्ट्रेन मिलता जाएगा, राइट। तो मेनली आप ऐसे समझे स्ट्रेन, जैसे 3 टाइप के स्ट्रेस आपने पढ़े हैं, वैसे ही 3 टाइप के क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेन। एक बार देख लो फिर नोट कर लेना आप लोग। सबसे पहला आता है बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल किसमें बदलाव आएगा, डेल्टा एल बाय एल। सुन ले भाई साहब इधर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बोलो किसमें चेंज, वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऐसे आता है शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन की अगर बात करें तो शियर स्ट्रेन को आइए थोड़ा समझते हैं अपन, कि थोड़ा शियर स्ट्रेस में भी जो फोर्स लगा था वो कैसा लगा था बेटा, पैरेलल टू द सरफेस। अब अपन थोड़ा इसको ऐसे फील करें कि वो प्ले कार्ड है, ताश की गड्डी, उसके नीचे वाले पार्ट को अपन ने फिक्स कर दिया और ऊपर वाले पार्ट को अपन ऐसे स्लाइड करें अगर, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, क्योंकि नीचे वाला आपने फिक्स किया हुआ है बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखे। अरे बोलो बच्चों यार, यानी कि जो ऊपर वाली जो सरफेस थी वो किधर की तरफ स्लाइड हो गई, बोलो आगे। तो कितना स्लाइड हुई अपॉन अपर और लोअर सरफेस के बीच की दूरी, कितना स्लाइड हुई बोल बेटा, एक्स, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एल। तो बोल इसका शेप बदल गया ना बेटा यार,
शेयर स्ट्रेस की वजह से किसमें चेंज आ जाता है? शेप। यस और नो यार? अरे बोलो भाई। अब सुनना सब बच्चे, यही शेयर स्ट्रेन कहलाता है वाकई में। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ज्योमेट्री से अगर मैं देखूं तो ये मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है और यहां मुझे एंगल दिख रहा है, तो क्या यही शेयर स्ट्रेन टेन फाई के बराबर भी लिखा जा सकता है? अरे बोलो यार, यही अपना शेयर स्ट्रेन है। क्या है अपना ये? शेयर स्ट्रेन। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर फाई बहुत स्मॉल हो, जो कि बहुत छोटा ही रहता है हमेशा, तो टेन फाई को फाई लिख सकते हैं। तो यही शेयर स्ट्रेन किसके बराबर है बोल बेटा? इस फाई को बोलते हैं शेयर एंगल। क्या बोलते हैं? शेयर एंगल। जब मैं शेयर स्ट्रेन बोलूंगा तो यूनिट लेस लूंगा, यूनिट, क्योंकि सब यूनिट लेस है बेटा। लेकिन जब मैं शेयर एंगल बोलूंगा तो यूनिट में रेडियन, यानी कि मैं अलग अलग शब्दों से यूनिट बदल लूंगा सेम चीज। जब मैं शेयर स्ट्रेन बोलूंगा तो यूनिट यूनिट लेस, लेकिन जब मैं शेयर एंगल बोलूंगा तो यूनिट क्या लूंगा? रेडियन। कंफ्यूज मत होना। हाँ, दोनों न्यूमेरिकली अलग है, सेम है यार? सेम है, बिल्कुल सेम। समझ गए सब बच्चे? तो शेयर स्ट्रेन कैसे लिखोगे बोलो? अपर सरफेस कितना शिफ्ट हुई और अपर और लोअर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपर सरफेस यानी कि जिस सरफेस पर आपने फोर्स लगाया वो बॉटम सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुई। एक पॉइंट डालकर लिख देना, ड्यू टू शेयर स्ट्रेस किस किस में चेंज आ सकता है? बोलो बोलो, ऐसे फोर्स लगाओगे तो किस किस में? शेप में भी चेंज आ गया और साइज भी बदल गया। यस और नो यार? तो लिख देना, लिख लो पहले यहां तक पहुंच। जैसे इसमें किस किस में चेंज आया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बॉडी बनाई ना अपन ने, इसके शेप और साइज, शेप एंड साइज बोथ चेंजेस। शेप तो बदल ही गया, डायमेंशन में भी बदलाव आ गया बेटा, राइट? सुनेंगे सब बच्चे? बातचीत मत करो बे यार, फिर लिखो, लिखने का समय चाहिए, लिखिए आराम आराम से आप, एक बात बिना बात किए लिखिए। मेन मैं आपको बताऊं, जो सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो दो हैं यहाँ पे, एक यंग्स मॉड्यूलस और एक बल्क मॉड्यूलस। इसी से ही मोस्ट ऑफ आप सवाल बनते देखोगे, और हद में हद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन ही पार्ट है इसके अंदर।
और लगातार आप प्रीवियस ईयर देखोगे इलास्टिसिटी के क्वेश्चन तो इन्हीं तीनों टॉपिक से, मैं तो कह रहा हूं 2 ही टॉपिक से, यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, और दोनों फॉर्मूले हैं कंप्लीट। तो जो भी सवाल है वो सारे कैसे है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब सुने सब बच्चे, अपन ने स्ट्रेस भी पढ़ा, सुनेंगे सब बच्चे, कितने स्ट्रेस, कितने टाइप ऑफ स्ट्रेस थे, और उसी के करस्पॉन्डिंग 3 स्ट्रेन भी पढ़े अपन ने। तो हुक्स नाम के साइंटिस्ट उन्होंने बोला विद इन इलास्टिक लिमिट, ये इस शब्द का मतलब क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब इतनी ही एक्सटेंशन तक, जब तक आप फोर्स रिमूव करो तो बॉडी अपने शेप को कंप्लीटली क्या कर ले, रिगेन कर, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। सर ये लाइन क्यों बोली, क्योंकि पहले स्ट्रेन आता है बेटा, फिर बॉडी में स्ट्रेस आता है, फर्स्ट स्ट्रेन देन स्ट्रेस। सर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा तू वापस से उस थ्योरी पे जा जो मैंने चैप्टर चालू करते समय आज शुरुआत में बोली थी, एक बार, अरे लिखा है थोड़ी ना, वो तो बोला है कंप्लीट। देखा पन्ना पलट रहा है, क्या लाइन बोली थी मैंने, एक बार बता, रीस्टोरिंग फोर्स क्यों जनरेट हुआ था, चलो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स क्यों आता है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो वो खींचने से हो क्या रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश करी, दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ा तो रीस्टोरिंग फोर्स आया, और रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है, अगर मान ले दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ता ही नहीं तो क्या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आता क्या, तो क्या स्ट्रेस आता क्या, तो बोल पहले क्या आया, चेंज इन लेंथ, यस और नो यार, देन कम्स व्हाट, स्ट्रेस। समझ गए सब बच्चे। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो ई आया, ई को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई, क्योंकि स्ट्रेन होता है यूनिटलेस और स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, बोल बेटा पास्कल, पास्कल भी लिखा रहेगा कई कई जगह, समझ गए सब बच्चे यार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस की तरह आप ऐसे समझना कि जिस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी ना, उसका ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज्यादा, जितना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब वो उतना ही ज्यादा क्या है बेटा, इलास्टिक, कितना उतना ही ज्यादा क्या है, इलास्टिक। और ई जो है डिपेंड्स ऑन सेम ब्रेकिंग स्ट्रेस की तरह, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेस ज्यादा तो ई ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर पे, तीसरा इम्प्योरिटीज पे, और चौथा ये डिपेंड करेगा किस पे, डेंसिटी पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा आईएमएफ उतना कम, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, डेंसिटी जितनी ज्यादा आईएमएफ इंटरेक्शन उतना ज्यादा, ई उतना ज्यादा। अब जितने टाइप के स्ट्रेस पड़े उतने ही टाइप के क्या बनेंगे बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मेन हमारे चैप्टर की हेडिंग आती है, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, वाई से। अब सर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मैंने कहा पहला कौन सा स्ट्रेस पढ़ा था तूने, 3 स्ट्रेस पढ़े थे ना, कौन सा था पहला, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या कहलाएगा बोल बेटा, यंग्स मॉड्यूलस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखा था बोल बेटा,
क्या लिखा था, एफ परपेंडिकुलर बाय ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। तो क्या इसको ऐसे लिख दे, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल। अरे बोलो यार, डेल्टा एल को कोने में लिख दिया मैंने। कोने में क्यों लिखा है समझना सब बच्चे। एक बच्चे ने कहा सर ये फोर्स कौन सा फोर्स है, जरा बोलो तो एक बार। सर ये रीस्टोरिंग फोर्स है, असलियत में तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो मैंने कहा फिर, बोला कि सर मैंने ऐसी की ऐसी बातें स्प्रिंग में भी सुनी थी, रीस्टोरिंग फोर्स बराबर के एक्स, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। अरे बोल भाई, बोल एक्स वहां पे क्या था, चेंज इन लेंथ, ये भी क्या है, चेंज इन लेंथ, यहां पर भी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, यहां पर भी क्या है। अच्छा, के की वैल्यू कितनी आ गई बोल, ए वाई बाय एल। अच्छा सर, तभी सर ने एसएचएम में बोला था मुझे कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अरे भाई साहब, स्प्रिंग के जितने टुकड़े करते जाओगे स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होता जाएगा। 4 इक्वल टुकड़े तो 4 के। अरे यस और नो यार, और 4 को अगर सीरीज में जोड़ दिया तो के बाय 4। बोलो भाई। और स्प्रिंग कांस्टेंट के ए पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग की मोटाई पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, क्या यंग्स मॉड्यूलस पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। वाई, वाई किस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे, इम्प्योरिटीज पे, सब पे चर्चाएं होगी, राइट। मैं इसका एक और फॉर्मूला याद कर लेता हूं, जो डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल को एक तरफ रखो, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एफ एल अपॉन ए। क्योंकि खेल सारा इसमें फॉर्मूले से ही खेला जाएगा, चाहे कितनी बार आप कुछ भी लिख लो, एफ एल अपॉन ए वाई। अब जरा इस एफ और डेल्टा एल को देखना, ये है लोड और ये है एक्सटेंशन, और लोड और एक्सटेंशन में दोनों में पावर 1 है। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करें, ग्राफ किस किस के बीच में, लोड यानी कि एफ और एक्सटेंशन के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और इस लाइन का स्लोप जो होगा, देखे जरा कितना होगा स्लोप, टेन थीटा किसके बराबर होगा, ए वाई बाय एल, ए वाई बाय एल, एल के बराबर। क्या करेगा, एफ और डेल्टा एल के बीच में आपको ग्राफ दिया, और 3 वायर दिए पी क्यू आर, और 3 सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल एंड सेम इनिशियल लेंथ, सेम इनिशियल लेंथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा वायर थिनेस्ट है, थिनेस्ट वायर देख करके आंसर करना है। थिनेस्ट वायर कौन सा होगा, सबसे पतला वायर कौन सा होगा, जिसका स्लोप, स्लोप सबसे ज्यादा, एरिया सबसे ज्यादा। तो स्लोप अगर कम तो एरिया भी क्या होगा, कम, और एरिया कम तो वायर क्या होगा, थिनेस्ट। तो सबसे कम स्लोप किसका है बोल बेटा, आर। तो पी क्यू आर में थिनेस्ट वायर कौन सा हो गया, आर। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस भी किस किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल, टेम्परेचर, सारे ही मॉड्यूलस इस पे डिपेंड करेंगे, समझ गया।
कोई सा भी एक फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाई तो ठीक है, चलो ये तो याद है। उन जो दो लिखे मैंने, या तो डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई याद करो, या एफ बराबर ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल। थोड़ा सा तेज चलोगे कंपैरेटिवली, बना तो लेंगे अपन फॉर्मूला कोई सा भी। परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 0.1%। एफ पूछा है, एफ बराबर ए वाई बाय डेल्टा एल बाय एल। तो क्वेश्चन के अंदर देखें, सो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100.1 गिवन है। तो यहां से डेल्टा एल बाय एल कितना आएगा, 10⁻³ बस अब आपको डेटा पुट करना है यार, ये तो सब दे दो आंसर यार। करो सॉल्व सब बच्चे। कितना है एरिया, 1 mm²। 1 mm², 10⁻⁻6। यंग्स मॉड्यूलस 5 × 10⁻10। और डेल्टा एल बाय एल इज 10⁻⁻3। तो 10, 6 और 9, 10 रह जाएगा बेटा। सो एफ बराबर कितना आया, 50 न्यूटन। लिखें, लिखे लेंथ ऑफ वायर पी, लेंथ ऑफ वायर पी is 3 times of wire Q, and radius of P is 1/3 of Q, is 1/3 of Q. Find out ratio of extension of wires, extension of wires if both are made of same material, if both are made of same material, both are made of, चलो सेम मटेरियल बोलते ही क्या सेम हो गया, वाई सेम हो गया। पूछा क्या मैंने आपसे, एक्सटेंशन मतलब क्या पूछा है, डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए वाई। क्या फोर्स लिख दोगे दोनों वायर में, ऊपर वाले वायर में कितना फोर्स आएगा, 50G, 50G। और नीचे क्यू वाले वायर में कितना फोर्स, 20G, 30G सॉरी। करिए बस, ये लास्ट क्वेश्चन है।
सो सर अगर Q की लेंथ को L मान ले, रेडियस को R माने, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P की लेंथ होगी 3L और रेडियस होगी R/3, और दोनों का ही यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? सेम। क्यों सेम है यंग्स मॉड्यूलस? क्योंकि सेम मटेरियल बोला है। रेशो मतलब फॉर्मूला लिख करके डिवाइड करना है भाई। सो डेल्टा एल ऑफ P अपॉन डेल्टा एल ऑफ Q, डेल्टा एल का फॉर्मूला होगा FL। सर P में फोर्स कितना होगा? 50G। L लेंथ कितनी है इसकी? 3L। ए कितना होगा? πr², सो r²/9 और यंग्स मॉड्यूलस अपॉन इस वाले वायर में, Q वाले वायर में लोड कितना है? 30G। लेंथ कितनी है? L, πr² और y अपनी जगह पे। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, r² से r², L से L, G से G, 0 से 0 एंड y से y एंड 3 से 3। सो बचा क्या? 9 ऊपर चला जाएगा बेटा यार ये। सो 45:1। समझ आया यार ये? अगले टर्न पे मिलते हैं। होमवर्क अगले टर्न पे देंगे आप।